दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा एडवांस है। तो कभी हम ये पाते हैं कि मैथमेटिक्स ज़्यादा पावरफुल है, तो कभी हम ये पाते हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल केसेस में ज़्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स हमको केवल कैलकुलेशन मॉडल देती है, जबकि फिजिक्स हमको इन कैलकुलेशन मॉडल को प्रैक्टिकल केसेस में अप्लाई करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। इसलिए कभी हमको फिजिक्स लीड करती हुई दिखती है, तो कभी हमको मैथमेटिक्स लीड करती हुई दिखती है। पर अगर प्रैक्टिकल केसेस में देखा जाए तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में एक अनोखा रिलेशन है। जैसे कि सदियों पहले आइजैक न्यूटन ने एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा, जिस तरह एप्पल फॉल होता है क्या उसी तरह मून भी फॉल होता है। और देखा जाए तो ये सवाल इंसानी इतिहास में पूछा गया सबसे अनोखा सवाल था। और इस सवाल का जवाब न्यूटन ने ये दिया कि हाँ, जिस तरह एप्पल फॉल होता है बिल्कुल उसी तरह मून भी फॉल होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उन्होंने एक सेलेस्टियल बॉडीज को चलाने वाली थ्योरी को डेवलप कर लिया था। उन्होंने यूनिवर्स की वर्किंग को समझाने वाली थ्योरी के एग्जिस्टेंस को जान लिया था, पर उनके पास वो मैथमेटिक्स नहीं थी जो कि फॉल होते हुए मून की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकुलस को डेवलप किया। और कैलकुलस इस फॉलिंग मून प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। जब आप पहली बार फिजिक्स में कैलकुलस का यूज़ करते हो तो आप मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी के साथ डील करते हो, जिस तरह न्यूटन ने फॉलिंग मून प्रॉब्लम के साथ डील किया था, जिसके कॉन्सिक्वेंस में सेलेस्टियल मैकेनिक्स डेवलप हुई। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दूर करने में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपस में कंबाइन हुई। अब इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सवाल पूछा कि आखिर ग्रेविटी क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और क्यों है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये पाया कि ग्रेविटी जैसा कुछ नहीं होता। ग्रेविटी असल में स्पेस के फैब्रिक में कर्वेचर होता है। मतलब जब स्पेस में कर्वेचर आता है तो उस कर्वेचर के कारण हमको ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस फील होता है। अब स्पेस में इस कर्वेचर को समझने के लिए हमको डिफरेंशियल कैलकुलस की नीड होती है, और डिफरेंशियल कैलकुलस को हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कर्व सरफेसेस। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैथमेटिक्स ने इस रेस को लीड किया एंड देन इसका इम्प्लीमेंटेशन फिजिक्स के साथ हुआ। अब सदियों पहले एरिस्टोटल ने फिजिक्स को स्टडी ऑफ चेंजेस से डिफाइन किया था। मतलब एरिस्टोटल के अनुसार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चेंजेस की स्टडी करते हैं। एंड देन इसके बाद उन्होंने इस चेंज को मोशन के साथ रिलेट किया, और सबसे बेसिक टाइप का मोशन होता है फिजिकल मोशन। मतलब अगर चेंजेस होंगे तो सिंपल सी बात है कि मोशन भी होगा, मतलब कि फिजिकल मोशन होगा, ऐसा एरिस्टोटल का सोचना था। पर न्यूटन और लेबनीज के आने के बाद जब उन्होंने कैलकुलस की डिस्कवरी की तो हमने इस फिजिकल मोशन को एक अनोखी इक्वेशंस के साथ क्वांटिफाई करना चालू कर दिया। इस फिजिकल मोशन को हमने कुछ अनोखी इक्वेशन के साथ एक्सप्रेस करने लगे, और इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, पर इन डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली जानना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे, जैसे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो जैसा कि भी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि फिजिक्स एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं, क्योंकि हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। हम सब, हमारी पूरी दुनिया, हमारे पूरे यूनिवर्स में लगातार चेंजेस होते हैं। अब कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं और कुछ चेंज ह्यूमन मेड होते हैं। जैसे कि कल बारिश हो रही थी पर आज नहीं हो रही, तो ये एक नेचुरल चेंज है। ऐसे ही पिछली साल इस जगह पर कोई भी घर नहीं था, पर आज यहाँ पर एक घर बना हुआ है, तो ये एक मैन मेड चेंज है। पर कहीं ना कहीं इन चेंजेस की हमको नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट नेचुरल चेंजेस को जानने के भी हमारे पास साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है, जिससे कि हम उन नेचुरल चेंजेस में होने वाले बेनिफिट और उनसे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा पाएं। जैसे कि भूकंप के आने का हमको पहले से ही पता लग जाए, जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। मौसम की जानकारी हमको पहले से ही मिल जाए, जिससे कि हम अपनी क्रॉप्स को पहले से ही सही टाइम पर कल्टीवेट कर पाएँ। तो इससे हमको डायरेक्टली बेनिफिट होता है। इसी तरह ह्यूमन मेड चेंजेस के लिए रिलेशन और उनके पार्ट्स की हमको पहले से ही जानकारी होती है। अदरवाइज हमारा वो चेंज वर्क नहीं करेगा, हमारे एरोप्लेन फ्लाई नहीं करेंगे, हमारी क्लॉक्स वर्क नहीं करेंगी, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर हमको इन ह्यूमन मेड चेंजेस की जानकारी ना हो। अब इन मैग्नीट्यूड्स के बीच की रिलेशन जो कि इन चेंजेस में पार्ट लेती हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शन। मतलब फंक्शंस ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि होने वाले चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैथमेटिक्स हमारे लिए एक टूल है जो कि इन स्टेटमेंट को कंडेंस फॉर्म में लिखने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए ये कहने की बजाय कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि दो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी बजाय हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं F = K m1 × m2 / r²। अब मैथमेटिक्स का यूज़ करके
हमने इस स्टेटमेंट को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। अब ये फंक्शंस इक्वेशंस नहीं होते, असल में ये स्टेटमेंट होते हैं। पर ये इक्वेशन तब बन जाती है जब कुछ मैग्नीट्यूड्स हमको नोन हो, जिसके बारे में हम जानते हो, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और कुछ मैग्नीट्यूड्स हमको अननोन हो, जिनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और हमको कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना हो कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। देन ये फंक्शंस बन जाते हैं इक्वेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। सपोज अगर x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूँ और y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूँ, और अगर कोई फंक्शन जो कि दो वेरिएबल को रिलेट करता हो, जैसे कि y इक्वल टू 2x², और ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर रेंज में कंटिन्यूस हो, मतलब अगर x की वैल्यू में कोई चेंज हो, काफ़ी स्मॉल चेंज हो, जिसको हम dx कह रहे हैं, देन उस स्मॉल चेंज के करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज होगा dy, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे में जो रेट ऑफ चेंज होगा y में फॉर द वैल्यू ऑफ x, वो एक रेशियो होगा जिसको हम बोलते हैं dy/dx, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जो फंक्शन जो कि रेट ऑफ चेंज dy दे रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ x, उस फंक्शन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब वैसे तो डेरिवेटिव खुद का भी डेरिवेटिव हो सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये आपको थोड़ा और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट डिफरेंशिएशन को और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी डिफरेंशिएशन पर वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया है। तो डिफरेंशिएशन को जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब काफ़ी सारे फंक्शंस जिनकी हमको ज़रूरत होती है चेंजेस लाने के लिए, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि चेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो कई सारे फंक्शन जिनके द्वारा हम चेंजेस लाते हैं किसी सिस्टम में, उन फंक्शन की जानकारी कई बार हमको पहले से नहीं रहती, बट हमको उनके रेट ऑफ चेंज यानी कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव की जानकारी होती है, या किसी तरह हम उसके डेरिवेटिव को फाइंड या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मतलब हमको उस फंक्शन की जानकारी तो नहीं रहती, पर कई सारे केसेस में हम उस फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के साथ एक्सप्रेस कर लेते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। और ऐसी इक्वेशन जो कि किसी फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के साथ रिलेट करे या फिर एक्सप्रेस करे, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कि किसी फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के साथ रिलेट करती हो। अब ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। मतलब हमको ओरिजिनल फंक्शन के लिए जानकारी तो नहीं है, पर हमको उस फंक्शन की रिलेशन उसके डेरिवेटिव के साथ मालूम है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम किसी तरह अपने ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं, और इन फंक्शन से आगे जाकर क्या होगा, हम अपने कामों को परफॉर्म करा पाएंगे, जैसे कि एरोप्लेन को फ्लाई करा पाएंगे, फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे, और तरह तरह के कामों को परफॉर्म कर पाएंगे। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमको कई सारे यूजफुल फंक्शन देता है, जिनको किसी और तरीके से ऑब्टेन करना या फिर फाइंड करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट या तो इम्पॉसिबल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन उन सारे केसेस में नेचुरली आ जाती हैं जब भी आप किसी ऐसे फिजिकल सिस्टम को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही हो। तो मतलब ऐसे सिस्टम जो कि टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, उन सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड हमारी पूरी फिजिक्स चेंजेस पर वर्क करती है, तो इसका मतलब फिजिक्स में कई सारी जगहों पर डिफरेंशियल इक्वेशन का आना बिल्कुल ऑब्वियस है। इसी कारण हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स में हर जगह देखने को मिलती है। फोर्स इक्वल टू एम से लेकर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल तक हर जगह हमको फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन से नजर आती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा वाइड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई सारे फंडामेंटल लॉज डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इमिट होते हैं। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने वाले मॉडल की तरह यूज़ की जाती है। अगर फिजिक्स की बात करें तो अगर आप लाइट और साउंड वेव्स के प्रोपोगेशन को कंसीडर करो या फिर किसी और वेव को भी कंसीडर करो, तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी तरह की वेव इक्वेशन को हम एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हर एक वेव इक्वेशन में नजर आएगी, भले ही वो लाइट वेव हो या फिर साउंड वेव हो। हर जगह आपको यही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब अगर हम फिजिक्स में और डिटेल में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ कई सारी जगहों पर होता है, जैसे कि लैग्रांजियन इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, रेडियो एक्टिव डिके इन न्यूक्लियर फिजिक्स,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन थर्मोडायनेमिक्स, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, लैप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, जियोडेसिक इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, कन्वेक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन इक्वेशन एंड भी कई सारी फिजिकल इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशंस कुछ और नहीं बल्कि ये सारी इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको आप फिजिक्स में अक्सर देखा करते हो। तो इसी बात से आप इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। मोस्ट ऑफ द फिजिक्स में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आती है, भले ही बात करो क्वांटम मैकेनिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स की, रिलेटिविटी की या फिर पूरी फिजिक्स की। हम पूरी फिजिक्स में मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और इन इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर ही नहीं बल्कि हम इससे पास्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर्टेन इनिशियल कंडीशन या फिर बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके। तो इन शॉर्ट फिजिक्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन उससे हम सिस्टम के फ्यूचर या पास्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अभी की यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 14 बिलियन साल पहले क्या हुआ होगा। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में हम अलग अलग पोटेंशियल्स की बात करते हैं, तो अलग अलग पोटेंशियल्स में हम सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके उन पोटेंशियल को सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन भी एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही अगर हम आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो आज जिन इक्वेशन पे हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इनफैक्ट जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन दरअसल 10 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन हमको नज़र आती है, तो इन सब बातों से आप डिफरेंशियल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। इनफैक्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं और इनके सॉल्यूशन को फाइंड करना हमारे लिए सबसे टफ काम है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल ओवरव्यू ही दिया कि आखिर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, फिजिक्स में इनका कितना ज़्यादा यूज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म, इनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके और ये कितने प्रकार की होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की इन डिफरेंट क्लासेस को हम किसी डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।